हाँ तो प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का जो महत्वपूर्ण मैटर है वो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझाना। समझिए ये है। तो सबसे पहले प्रिय मित्रों, हर टीचर ये बात करते हैं कि प्रिज्म होता है, प्रिज्म होता है। तो जानेंगे प्रिज्म होता क्या है। प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो हम प्रिज्म के बारे में देखते हैं, फिर हम इसके मैटर के बारे में समझेंगे। तो प्रिज्म के बारे में समझना जरूरी है। प्रिज्म प्रिय मित्रों एक पारदर्शी 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 कांच का कांच होता है। पारदर्शी कांच होता है यानी पारदर्शी ऐसे पदार्थ जिनमें से प्रकाश आसानी से गुजर जाता है, जिन्हें हम आर पार देख सकते हैं स्पष्ट। यानी वे पदार्थ जिनसे हम किसी दूसरी वस्तु को आर पार स्पष्ट देख सकते हैं, उन्हें पारदर्शी कहते हैं। तो प्रिज्म किसका बना हुआ होता है? पारदर्शी कांच का बना हुआ होता है। पहला कथन आपका यह सही हो गया। अब क्या होता है प्रिय मित्रों, प्रिज्म को यदि बनाना होता है तो इस प्रकार के तीन आयताकार फलक होते हैं। प्रश्न आ जाए, प्रिज्म का चित्र बनाइए। बिल्कुल सरल है। इस प्रकार का यहां पर आयताकार क्या होता है? तीन आयताकार क्या होते हैं प्रिय मित्रों? तीन आयताकार जो होते हैं वो फलक होते हैं। इस प्रकार से ये होते हैं। तो यह एक मेरे पास में एक आयताकार फलक ये हो गया, एक आयताकार फलक ये हो गया। और यहां पर यह जब मैं रेखा खींचता हूं प्रिय मित्रों, तो आप समझ गए होंगे कि एक ऊपर त्रिभुज बना, एक नीचे त्रिभुज बना। ये मेरे पास में प्रिज्म बन गया। प्रिज्म में आयताकार फलक कितने हैं? एक ये है, एक ये है, एक जो आपके सामने दिख रहा है प्रिय मित्रों, ये सामने तीन। तो इस प्रिज्म में क्या होते हैं? तीन तो आयताकार फलक होते हैं। तीन आयताकार फलक और दो होते हैं त्रिभुज। दो क्या होते हैं प्रिय मित्रों? त्रिभुज होते हैं। तो हम कहेंगे, प्रश्न परिभाषा देखिए कितनी आसान बन गई प्रिय मित्रों। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, ब्रैकेट में हम कह सकते हैं कांच, पारदर्शी माध्यम होता है जिनमें तीन आयताकार फलक व दो त्रिभुज मिलने से प्रिज्म बनता है। तीन आयताकार फलक व दो त्रिभुज के मिलने से क्या होता है कि जो है वो प्रिज्म की रचना होती है। तो चलिए, यह आपके समझ में आ गया होगा कि प्रिज्म कैसे बनेगा। अब हम इस प्रिज्म की परिभाषा पूछे तो हम लिख सकते हैं प्रिज्म क्या होता है। यह प्रिज्म का चित्र आप याद रखना प्रिय मित्रों, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी दे देते हैं प्रिज्म का चित्र बनाइए। तो यह प्रिज्म की परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म यह पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम कांच, पारदर्शी माध्यम होता है जो तीन आयताकार फलक प्रिय मित्रों, तीन आयताकार फलक व दो त्रिभुजाकार फलक से घिरकर जो आकृति बनती है उसे प्रिज्म कहते हैं। कितनी सरल परिभाषा है प्रिय मित्रों। प्रिज्म एक पारदर्शी कांच का माध्यम होता है जिनमें तीन आयताकार फलक होते हैं और दो त्रिभुजाकार फलक होते हैं। चलिए, मान लीजिए ये अभी आपने सीखा नहीं है, तो इसको सिंपल वे में कभी प्रश्न भी आ जाए, प्रिज्म की चित्र बनाइए। तो प्रिज्म का हम जब प्रिय मित्रों चित्र बनाते हैं तो एक आपको आयत इस प्रकार से कैसे बनाना है, देखिए। एक रेखा इस प्रकार से बड़ी लेनी है, इसको नीचे की तरफ लेना है
फिर यहां पे लेना है, इसको बड़ा ले लेना, इसको इससे मिला देना। अब करना क्या है प्रिय मित्रों, यहां पर इसको इस प्रकार से लेते हुए यहां लेना, फिर ये बड़ी चली जाएगी रेखा और इसको इस प्रकार से ले लेना। यह आपके पास में पहला प्रोसेस ये हो गया। फिर इसको इससे मिला देते हैं, फिर इसको इससे मिला देते हैं। तो यह हमारे पास में, मान लीजिए इसको थोड़ा सा सीधा बनाने के लिए हम इसको और थोड़ा डाइवर्ट कर देते हैं नीचे की तरफ, जिससे ये सीधी रेखा बन जाए। तो ये हमारे पास में ये बन गया, दो त्रिभुज हो गए प्रिय मित्रों, एक और एक। अब हम कहें कि इस प्रकार से दो त्रिभुज और फलक एक दो, और ये सामने वाला फलक, यानी देखिए एक आयताकार फलक एक सामने है तो तीन फलक होते हैं आयताकार, और दो त्रिभुजाकार फलक इसमें होते हैं तो प्रिज्म बनता है। अब प्रिय मित्रों यहां बात आती है प्रिज्म किस सिद्धांत पे काम करता है। तो प्रिज्म है वो द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, यानी प्रिज्म से जब कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो प्रकाश की किरण का दो बार अपवर्तन होता है, चाहे कांच की स्लेब हो चाहे प्रिज्म हो। तो हम कहेंगे प्रिज्म जो है उनका सिद्धांत। तो प्रिय मित्रों यहां पर सिद्धांत की बात करें, द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पर, द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पर प्रिज्म किसके सिद्धांत पे काम करता है, द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। यह प्रकाश की किरणों का दो बार अपवर्तन करता है, चाहे कांच की पट्टी का हो चाहे स्लेब हो, वो सभी द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पे ही काम करती है। अब हम समझेंगे कैसे। चलिए मान लीजिए अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वास्तविक संरचनाएं हम बना नहीं सकते, यहां पर 2D संरचना बनाते हैं, और किताब जो हम कॉपी में जितनी भी संरचना बनाते हैं वो 2D होती है। यह हमारे पास में है प्रिय मित्रों A, B और एक C क्या है, प्रिज्म है। प्रकाश की किरण इस प्रकार से यहां पे आ रही है, ये प्रकाश की किरण प्रिय मित्रों इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण आएगी यहां से। अब देखिए बाहर हवा है, अंदर कांच है। जब कोई प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो देखिए अपवर्तन के लिए सबसे बड़ी घटना यही है कि अपवर्तन तभी होगा जब दोनों माध्यम अलग अलग होंगे, यानी प्रकाश का वेग दोनों माध्यम में अलग अलग होगा, तभी प्रकाश के अपवर्तन की घटना होगी। और एक बात ध्यान रखें, यानी V1 बराबर V2 यह समान नहीं होना चाहिए, दोनों माध्यम के लिए प्रकाश का वेग अलग अलग होना चाहिए, तभी अपवर्तन की घटना होगी। दूसरा बहुत बड़ा प्रश्न है, I और R का मान समान नहीं होना चाहिए, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन की घटना नहीं होगी। क्योंकि यह जब अलग अलग होंगे, ये अलग अलग तभी होंगे जब उनका प्रकाश का वेग दोनों माध्यम में अलग अलग होगा। तो यह दो बात आप ध्यान रखना प्रिय मित्रों, प्रकाश अपवर्तन की घटना तभी होती है जब दोनों माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, पहली बात। दूसरा, को आपतन कोण व अपवर्तन कोण का मान अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होता है तभी अपवर्तन की घटना होती है, समान होने पर अपवर्तन की घटना नहीं होगी। अब यहां से ये प्रकाश की किरण आती है, इसको आपतित किरण कहते हैं, ये अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तित किरण है। फिर ये वापस देखिए, कांच से जब ये हवा में प्रवेश करती है प्रिय मित्रों तो वापस ये अभिलंब से दूर हटती है। आपने कभी पढ़ा होगा कि यहां से इस किरण को इस प्रकार से बना देते हैं ये। तो प्रिय मित्रों आपने, यह प्रकाश की किरण की दिशा है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल से संगन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, क्योंकि प्रकाश के वेग में कमी आती है। और जब कोई प्रकाश की किरण संगन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि प्रकाश का वेग क्या हो जाता है, संगन से विरल में प्रवेश करते समय बढ़ जाता है, इसी कारण अभिलंब से दूर हटती है। तो यह प्रकाश की किरण आपतित है, अपवर्तित है, और ये मेरे पास निर्गत किरण है। अब प्रिय मित्रों यहां पर यदि हम अलग पेन का यूज करते हुए चित्र बनाएं तो आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। ये इस प्रकार से यहां पे प्रिय मित्रों ये जो हमारे पास में हो रहा है, ये इसको मैं O कह सकता हूं। मान लीजिए ये बिंदु पे आके मिली, ये मेरे पास में M है और ये मेरे पास में M डैश है। अब आप समझ गए होंगे प्रिय मित्रों, ये अभिलंब है,
ये वाला कोण आई बनता है। कौन सा बनता है? आई, यानी मैं कह सकता हूं ये कोण I1 बनेगा, तो यह आपतन कोण होगा प्रिय मित्रों। और इसके बाद में यदि मैं बात करूं इसकी, ये वाला कोण है आपतन कोण है, और ये वाला कोण R होगा, R1 में कह सकता हूं, जिससे प्रिय मित्रों ये होगा अपवर्तन कोण। ये वाला जो कोण बनेगा वो बनेगा यहां पर प्रिय मित्रों I2, ये आपतन कोण होगा। ये वाला जो कोण है R2 ये निर्गत कोण होगा। बस इतना सा आप ध्यान रखें, यानी प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ में कोण बनाती है। किसके साथ बनाती है? अभिलंब के साथ बनाती है। ये वाला आपतन कोण होगा, ये वाला अपवर्तन कोण होगा, ये वाला इसके लिए आपतन होगा, ये निर्गत होगा। प्रिय मित्रों यह कोण भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाला जो कोण बनता है वो विचलन कोण होता है। अभी हम देखेंगे क्या क्या है। अब जैसे ही मैं इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाता हूं, तो इस प्रकार से ये पीछे की तरफ बढ़ती हुई प्रकाश की किरण है। तो यहां पर प्रिय मित्रों ये जो किरण है वो पीछे की तरफ जाएगी, ये किरण भी इस प्रकार से जाएगी। तो चलिए यहां पर यह किरण पीछे की तरफ जाती है, तो ये बनता है डेल। यानी इस प्रकार से आप एक त्रिभुज बनाना, और यह त्रिभुज बनने के बाद ये किरण ऐसे पीछे की तरफ जाती है प्रिय मित्रों, और यह वाली किरण इस प्रकार से पीछे की ओर जाती है, तो यहां कोण बनता है, इसको विचलन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण व निर्गत किरण की दिशा के बीच में जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहा जाता है। अब चलिए हम इसके नाम लिखते हैं, कौन से क्या है। थोड़ा सा हम इसको बेंड कर देते हैं, जिससे यह चित्र है इसमें थोड़ा सा प्रिय मित्रों इस प्रकार से कर देना कि ये किरण ऐसे सीधी जाए, ये वाली इससे इस प्रकार से हो जाएगी, तो लगेगा ये किरण क्या कर रही है? सीधी जा रही है। तो यह इस प्रकार से आपका चित्र हो जाएगा। अब प्रिय मित्रों हम इनके बारे में लिखते हैं, ये है क्या। तो सबसे पहले यहां पर इन किरण का नाम देते हैं P, Q, और ये R और ये S, ये रेखा है। तो P और Q प्रिय मित्रों ये और ये वाली है आपतित किरण। आपतित किरण, ये वाली किरण है आपतित किरण। Q और R ये वाली कौन सी किरण है? Q और R होगी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण होगी, अपवर्तित किरण। और प्रिय मित्रों R व S ये वाली किरण होगी निर्गत किरण। निर्गत किरण। तो मैं उम्मीद करता हूं इन किरणों के बारे में आप समझ गए होंगे। ये वाली आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, ये निर्गत किरण है। अब यहां पर कोण देखें, ये कोण I1 बराबर यहां पर प्रिय मित्रों ये है आपतन कोण। आपतन कोण होता है। ये वाला कोण है प्रिय मित्रों कोण R के बारे में बात करें हम, तो कोण R1 हमारे पास में हो जाएगा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण हो जाएगा। फिर यदि मैं बात करूं इस I2 के बारे में, कोण I2 ये भी आपतन कोण होगा, आपतन कोण होता है। ये कोण R2 ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये वाला कोण ये होता है निर्गत कोण। निर्गत कोण अपने आप ही होगा, जब निर्गत किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है वो निर्गत कोण कहलाता है। फिर प्रिय मित्रों एक हम बात करते हैं डेल की। डेल ये वाला, तो ये कहलाता है विचलन कोण। विचलन कोण कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। ये वाला जो कोण है प्रिय मित्रों कोण ए, त्रिभुज का ऊपर वाला जो है ये कहलाता है प्रिज्म कोण कहलाता है। प्रिज्म कोण, तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। परीक्षा में आपको चित्र देकर डायरेक्ट पूछा जाता है, और ये पूछे M और ये O क्या है, यहां से यह अभिलंब है, ये भी क्या है अभिलंब है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस चित्र के माध्यम से आप समझ गए होंगे किस प्रकार से अपवर्तन होता है। अब देखिए प्रिय मित्रों दो बार अपवर्तन होता है, जब प्रकाश की किरण हवा से
कांच में प्रवेश करती है, अभिलंब की ओर झुकती है, एक बार अपवर्तन हो गया, फिर ये कांच से पुनः हवा में वापस जाएगी, बाहर निकलेगी तो और इसका अपवर्तन होगा, तो इसका 2 बार अपवर्तन होता है प्रकाश की किरण का। इसीलिए प्रिज्म द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। अब प्रिय मित्रों, यहां एक महत्वपूर्ण फैक्ट लाइन है, विचलन कोण क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं, विचलन कोण क्या है। यह चित्र आप अच्छे से बना ले और बार बार बनाने का प्रयास करें। विचलन कोण, विचलन कोण का संकेत होता है प्रिय मित्रों, यहां पर कोण लगा के जो हम बाड़ी पहनते हैं कान में, वो संकेत होता है कान में बाड़ी पहनने का। तो हम कहेंगे आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा, किरण की दिशा व अपवर्तित यानी निर्गत किरण की दिशा, निर्गत किरण की दिशा के मध्य, दिशा के मध्य बनने वाला कोण, बनने वाला कोण क्या कहलाता है प्रिय मित्रों, विचलन कोण कहलाता है। तो यह आप ध्यान रखें किस प्रकार से विचलन कोण होता है। आपतित किरण को जब मैं पीछे बढ़ाता हूं, इसकी दिशा तो यही रहेगी, यानी यह है, लेकिन यह लगता है कि यह ऐसे जाएगी, लेकिन यह मार्ग भटक जाती है और इसकी दिशा ऐसे लगती है। तो इन दोनों का जहां क्रॉस बनता है वहां पर एक कोण बनता है, उस कोण को कहा जाता है विचलन कोण। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको आप समझ गए होंगे। प्रिय मित्रों, एक नेक्स्ट पॉइंट है वर्ण विक्षेपण और प्रकाश स्पेक्ट्रम। इसके बारे में भी हम देखते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्या है और प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके बारे में। तो चलिए प्रिय मित्रों, नेक्स्ट हमारा मैटर है इसी में वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। तो प्रिय मित्रों, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। देखिए, वर्ण का मतलब होता है रंग। क्या होता है, रंग। आपने देखा होगा कि पहले की जो प्राचीन सभ्यता थी वो वर्ण पर आधारित थी, काले या गोरे उनका भेदभाव होता था। तो वर्ण का मतलब रंग होता है। विक्षेपण का मतलब आपको पता है प्रिय मित्रों, एक आप पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया, वियोजन यानी जिसमें क्या होता है प्रिय मित्रों, वियोजन अभिक्रिया में एकल क्रियाकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद के अणु में टूटता है। तो इसका मतलब प्रिय मित्रों आप समझ गए हैं, रंग का वियोजन। एक सफेद रंग होगा, सफेद रंग में प्रिय मित्रों क्या होता है, 7 रंग होता है। तो इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं, जब प्रिज्म पर किसी सफेद प्रकाश को गुजारते हैं तो यह सफेद प्रकाश प्रिय मित्रों 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। इस रंगों में विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो वर्ण विक्षेपण की घटना किसके द्वारा हम देख सकते हैं, प्रैक्टिकली प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लिखते हैं वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं वर्ण विक्षेपण आप समझ गए होंगे। तो वर्ण विक्षेपण होता है प्रिय मित्रों, जब सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो यह 7 अलग अलग रंग में विभक्त हो जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब प्रिय मित्रों, वर्ण विक्षेपण जो होता है वो किसके माध्यम से हमने प्रैक्टिकली सबसे पहले न्यूटन ने देखा था। आइजैक न्यूटन ने प्रिज्म के द्वारा सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है उसको 7 अलग अलग रंगों में बांटने का प्रयास किया था। सबसे पहले वर्ण विक्षेपण का अध्ययन किया था आइजैक न्यूटन ने किया था। अब हम इसका चित्र के द्वारा देखते हैं। तो यहां पे प्रिय मित्रों यह हमारे पास में क्या है, प्रिज्म। यहां पे ये प्रिज्म है। इस प्रिज्म में
जब हम सफेद प्रकाश को गुजारते हैं। कौन सा? सफेद प्रकाश गुजारा जाता है, सफेद प्रकाश गुजारा जाता है प्रिय मित्रों। तो ये सफेद प्रकाश क्या होता है कि इस प्रकार से ये 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। यहां आप 7 इस प्रकार से मयूर पंख बना देना, ये हमारे पास में 7 रंग हो गए। अब पे लिखें वी आई होता है, फिर बी होता है, फिर जी होता है, यानी वायोलेट होता है, फिर जामुनी आ जाएगा आई से, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, पी का मतलब येलो, और फिर नारंगी, ऑरेंज और लाल। यह क्रम होता का क्रम, रंगों के वर्ण विक्षेपण का क्रम क्या होता है? तो यहां पर जो क्रम होता है प्रिय मित्रों, अभी हमने बताया था, बे, जा, नी, है, पी, ना, ला, बेजानी, हप्पी, नाला। और इसको में वी आई, फिर जी, फिर में प्रिय मित्रों यहां पर हम कह सकते हैं बेजानी, वी आई, फिर बी, फिर जी, और फिर वाई येलो, फिर ओ, फिर आर, वाई ओ आर, योर यहां पे शब्द बन जाएगा। तो इधर से इधर की तरफ चलते हैं प्रिय मित्रों, तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य यानी लेमड़ा का मान क्या होता है, इसको लेमड़ा कहते हैं, बढ़ता है, लेमड़ा बढ़ता है, इधर से इधर जाते हैं। तो प्रिय मित्रों अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक घटता है, अपवर्तनांक क्या होता है? घटता है, यानी बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, सबसे कम होता है, तो इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता, यानी बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो इसका प्रिय मित्रों अपवर्तनांक का मान सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम हो, यानी ज्यादा होता है, तो अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो हम यह कह सकते हैं म्यू व्युत्क्रमानुपाती 1/लेमड़ा, ये मेरे पास में संबंध आता है। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका प्रिय मित्रों अपवर्तनांक का मान उतना ही कम होगा। तरंग दैर्ध्य का मतलब हम कह सकते हैं भारी, यानी जो कलर जितना ज्यादा तरंग दैर्ध्य रखेगा वो उतना ज्यादा भारी होगा, और उसका मतलब है उसका विचलन उतना ही कम होगा। जैसे आपको कहे प्रिय मित्रों एक ऊंदरी है और एक बकरी है, बताओ यदि दौड़े तो कौन तेज दौड़ेगी? ऊंदरी दौड़ेगी। क्यों दौड़ेगी? क्योंकि उसका भार क्या है प्रिय मित्रों? वो हल्की है, तो वो तेज दौड़ेगी। बकरी धीरे धीरे दौड़ेगी, उसका वजन ज्यादा है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, तो यह विचलन कम दर्शाएगी, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या है? कम है, तो यह विचलन क्या करेगी? ज्यादा दर्शाएगी। तो यहां पर चलिए प्रिय मित्रों नेक्स्ट हम एक संबंध और लिखते हैं। यहां पर एक संबंध हमारे पास में एक और आता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण समानुपाती होता है अपवर्तनांक के, और अपवर्तनांक के क्या होता है प्रिय मित्रों? समानुपाती होता है। जिस रंग का जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा उस रंग का वर्ण विक्षेपण उतना ही ज्यादा होगा। आपको कहे प्रिज्म से मैंने सफेद रंग को गुजारा, उसमें बैंगनी रंग का वर्ण विक्षेपण ज्यादा हुआ, लाल रंग का कम। क्यों? तो हम कहेंगे बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, तो इसका वर्ण विक्षेपण ज्यादा होता है, जबकि लाल रंग के अपवर्तनांक का मान कम होने से इसका वर्ण विक्षेपण क्या होता है? कम होता है। यहां पर यह ध्यान रखें प्रिय मित्रों। चलिए नेक्स्ट अब आप मुझे बताइए वर्ण विक्षेपण के रंगों का क्रम क्या होता है? यदि हमारे एग्जाम में आ जाए प्रिज्म से गुजारने पर वर्ण विक्षेपण का क्रम क्या होगा, तो यह आप सीधा याद रखें, छठी क्लास में बॉयज भी पढ़ते हैं, गर्ल्स भी पढ़ते हैं। और योर, यह ध्यान रखें योर शब्द, योर वाई ओ आर, योर ऐसे बोलना है योर। तो यह आपके यानी रंगों का क्रम हो गया प्रिय मित्रों इस प्रकार से। अब आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, उसका वर्ण विक्षेपण के बारे में प्रयोग। तो चलिए आइजैक न्यूटन को वर्ण विक्षेपण का प्रयोग, तो यह भी मोस्ट है। आइजैक न्यूटन का वर्ण
विक्षेपण प्रयोग, विक्षेपण प्रयोग। देखिए प्रिय मित्रों, सबसे पहले आइजैक न्यूटन पहले वैज्ञानिक थे जिसने इसके बारे में अध्ययन किया था। उसने क्या किया था, सबसे पहले दो प्रिज्म का उपयोग किया, दो प्रिज्म का उपयोग किया, पहली बात। दूसरी, पहला प्रिज्म क्या था, सुलटा था, यानी सुलटा को मतलब हम लिख सकते हैं सीधा, तथा दूसरा जो प्रिज्म था प्रिय मित्रों वो क्या था, उल्टा था। तो दो प्रिज्म इन्होंने उपयोग किए थे, पहला प्रिज्म सीधा लेगा, दूसरा प्रिज्म उल्टा लेगा। और दूसरी बात इसने क्या है, पहले प्रिज्म से सफेद रंग को 7 रंगों में बांटा, 7 रंग में बांटा तथा इन 7 रंग को दूसरे प्रिज्म से गुजारने पर पर्दे पर सफेद रंग प्राप्त हुआ। यह बात आप ध्यान रखना, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइजैक न्यूटन का वर्ण विक्षेपण प्रयोग, सबसे पहली बात, दो प्रिज्म का यह प्रयोग करेगा, पहला प्रिज्म सीधा रहेगा, दूसरा प्रिज्म उल्टा रहेगा। पहले प्रिज्म से सफेद रंग को गुजारेगा, 7 रंग बनेंगे, इन 7 रंग को दूसरे प्रिज्म से गुजारेगा तो वापस सफेद रंग प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं इसके एक्सपेरिमेंट का चित्र, और यह डायरेक्ट आपके आ सकता है प्रिय मित्रों। तो इसका बहुत ही सरल यहां पर वे हैं। पहले अभी हमने कहा, एक इसने पहला प्रिज्म ए सीधा लिया, दूसरा प्रिज्म ये क्या करेगा प्रिय मित्रों, उल्टा प्रिज्म लेगा। ये दो प्रिज्म इसने ले लिए। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले यह सफेद रंग को गुजारता है, सफेद प्रकाश को गुजारता है, सफेद प्रकाश को क्या करता है, गुजारता है। तो इस प्रकार से ये सफेद जो रंग होते हैं वो प्रिय मित्रों यहां पर जब ये गुजरते हैं तो ये अलग अलग क्या होते हैं, यहां पर ये देखिए, यहां से यह इस प्रकार से क्या होते हैं, ये 7 रंग प्राप्त होते हैं, यानी ये इसका हो गया वर्ण विक्षेपण। ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से होगी, फिर ये वाला जब 7 प्रकाश आगे गुजरता है प्रिय मित्रों तो इस प्रकार ये आगे निकल जाता है। तो ध्यान रखना, ये वापस यहां पे लगा हुआ है पर्दा, क्या लगा है, पर्दा लगा है प्रिय मित्रों। और ये पर्दे पर कौन सा रंग प्राप्त हो रहा है, सफेद प्रकाश प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर यह कह रहा है कि देखिए, सफेद प्रकाश को पहले प्रिज्म से गुजारा तो ये अलग अलग इस रंगों की पट्टियां बनी, फिर उस पट्टियों को पुनः दूसरे प्रिज्म से गुजारा, ये प्रिज्म उल्टा था तो वापस पर्दे पर सफेद प्रकाश प्राप्त हो गया। यही न्यूटन का क्या था, वर्ण विक्षेपण का प्रयोग था और बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलिए प्रिय मित्रों, एक हम देखते हैं लास्ट, स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रंगों का समूह, रेखाओं का समूह स्पेक्ट्रम कहलाता है। कभी कभी आपने देखे होंगे कोई नक्शे वगैरह, इस प्रकार से आप हार्ट का चित्र देखते हैं प्रिय मित्रों, ये स्पेक्ट्रम ही तो है। जब डीआरएस कोई क्रिकेटर निर्णय लेता है तो इस प्रकार के आते हैं, तो यह स्पेक्ट्रम ही है। तो स्पेक्ट्रम होते क्या है, रेखाओं के समूह होते हैं, इसके बारे में हम लिखते हैं। जब सफेद प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है,
गुजारा जाता है तो 7 अलग अलग रंग की पट्टियां पर्दे पर प्राप्त होती है, पर्दे पर प्राप्त होती है। इन रंगों के समूह को प्रिय मित्रों क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यह समझ गए होंगे, जब सफेद प्रकाश को निकोल प्रिज्म किसका बना होता है? कांच का बना होता है, से गुजारा जाता है तो 7 अलग अलग रंगों की पट्टियां पर्दे पर प्राप्त होती है। इन रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जब हम उच्च कक्षा में जाते हैं तो निकोल प्रिज्म कैल्साइड यानी CaCO3 का बना हुआ पाते हैं। यहां 10th क्लास में हम इसको कांच कह सकते हैं प्रिय मित्रों। तो चलिए, स्पेक्ट्रम किस प्रकार से होता है अभी हमने देखा था। यह सफेद प्रकाश यहां पे आ रहा है, सफेद प्रकाश। तो यहां पर प्रिय मित्रों ये अलग अलग 7 रंगों की हमारे पास में पट्टियां हो जाएगी। बिल्कुल ये पर्दे पे प्राप्त होती है 7 रंग की, VIBGY O और आगे और लगा देते हैं R। और यह हमारे पास में समूह में क्या कहलाता है? जब इसको समूह में देखते हैं तो ये स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। यानी 7 रंगों का जो समूह है वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं इस मैटर को आप समझ गए होंगे। अब प्रिय मित्रों ध्यान रखना, इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण पे आधारित है, जबकि आसमान का नीला दिखाई देना किस पे आधारित है? प्रकाश प्रकीर्णन पे, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन सिद्धांत यानी टिंडल प्रभाव पे आधारित है। टिंडल प्रभाव और प्रकाश प्रकीर्णन प्रभाव एक ही है। अगले वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे। और एक यानी पानी की गिलास में रखी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना किसके कारण होता है? अपवर्तन की घटना के कारण यह घटित होता है। तो यह साफ साफ हम यहां अपने स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं। इन जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो है लेंस समता का। ध्यान रखें, लेंस समता का किस प्रकार के प्रश्न आएगा वो इस बार आपके डीटो छप चुका है RBSC में। लेंस समता क्या है प्रिय मित्रों? लेंस समता की परिभाषा इस प्रकार से होती है। लेंस जो क्षमता है वो क्या है? लेंस समता व्युत्क्रमानुपाती 1/, फोकस दूरी। ध्यान रखें, फोकस दूरी है वो लेंस समता की परिभाषा इसी प्रकार से आएगी। लेंस समता का मतलब पावर होता है, और यहां पे हम कह सकते हैं बराबर 1/f। और यह प्रिय मित्रों होती है मीटर में। किसमें होती है? फोकस दूरी होती है मीटर में। तो यहां हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? फोकस दूरी का, किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपात उस लेंस की क्षमता कहलाती है। तो यहां पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपात उस लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। प्रिय मित्रों, उस लेंस की लेंस समता कहलाती है, लेंस क्षमता कहलाती है। यह पहली बात आप ध्यान रखना। यानी लेंस समता कहते किसे हैं? डायोप्टर अलग चीज है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम उस लेंस की लेंस समता कहलाती है। अब यहां पर प्रश्न आ जाए कि लेंस समता का मात्रक क्या होता है, तो चलिए मात्रक के बारे में देखते हैं प्रिय मित्रों। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक प्रिय मित्रों होता है डाईओप्टर इसका मात्रक होता है। डाईओप्टर इसका मात्रक है, जिसका संकेत डी होता है। यह ध्यान रखें, लेंस समता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसका मात्रक
और संकेत डी होता है। अब प्रश्न यह आता है प्रिय मित्रों, लेंस समता का मात्रक डायोप्टर होता है, लेकिन एक डी क्या होता है, डायोप्टर किसे कहते हैं, यानी लेंस की समता एक डायोप्टर कब आएगी? आप खुद बताओ, जब लेंस समता का मैं मात्रक एक डायोप्टर लिखता हूं और फोकस दूरी मेरे पास में एफ है और एफ बराबर मेरे पास में होती है मीटर में, फोकस दूरी किस में होती है, मीटर में। इसका मान एक कब आएगा, जब एफ का मान एक होगा। तो यह परिभाषा हमारे पास में हो जाएगी जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, 1 मीटर -1 हो, तो उस लेंस की क्षमता प्रिय मित्रों क्या होगी, 1 डी होगी, यानी डायोप्टर होगी। यह लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कारण क्या, आप कहेंगे इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा? प्रिय मित्रों देखिए, डी बराबर 1 में यहां पे लिखता हूं फोकस दूरी मीटर में, तो ये मीटर है। तो यदि मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, लेंस की क्षमता तब डायोप्टर होती है जब फोकस दूरी 1 मीटर है। तो ये 1 मीटर क्या होगा, जब ऊपर जाता है तो प्रिय मित्रों गणित में कोई संख्या पॉजिटिव ऊपर जाती है तो ये मीटर -1 हो जाती है। तो यहां पर इसीलिए फोकस दूरी क्या होती है, 1 मीटर -1 हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। ये समझ गए होंगे। अब प्रिय मित्रों यहां पर 2 बात याद आपको रखनी है। एक अवतल लेंस होता है, एक उत्तल। क्षमता के बारे में हमें पता है, लेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्रिय मित्रों उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। एक लेंस होता है अवतल लेंस। तो अब देखिए, फोकस क्षमता किन की प्लस में होती है और किन की माइनस में होती है, फोकस क्षमता। तो फोकस क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। डी का मान यानी किसका प्लस में आएगा, किसका माइनस में आएगा, अर्थात पी का मान किसमें प्लस में आएगा, किसका माइनस में। इसका मान प्लस में, इसका माइनस में आता है। प्रश्न यहीं बनना प्रारंभ हो जाता है कि उत्तल लेंस की फोकस क्षमता धनात्मक क्यों होती है। प्रिय मित्रों, उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान धनात्मक होने से इसकी फोकस क्षमता धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होने से इसकी फोकस क्षमता का मान ऋणात्मक होता है। ये समझ गए होंगे। अब चलिए, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न छपना है या छप चुका है वो कौन सा प्रश्न है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये संयोग वंश भी है, ये काल्पनिक इमेजिन हम कर रहे हैं। मान लो ये प्रश्न छप गया तो इसका आंसर क्या होगा, पास में होगा दिया गया है, दिया हुआ है क्या है प्रिय मित्रों, एफ का मान हमारे पास में दिया है 50 सेंटीमीटर और पी का मान मुझे क्या है पूछा गया है। अब हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, P बराबर 1/F। ये मेरे पास में फॉर्मूला होता है लेंस क्षमता का। अब प्रिय मित्रों यहां ध्यान रखना है, जब आपको कोई मान से यानी लेंस की फोकस जो दूरी होती है वो हमें मीटर में ही काउंट करनी है। किसमें काउंट करनी है, मीटर में। यदि आपको सेंटीमीटर देकर मीटर पूछा जाता है, सेंटीमीटर में मान दिया गया है, तब मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है प्रिय मित्रों 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। यानी जब कोई बड़ी राशि देकर छोटी राशि पूछता है, अगला हमेशा गुणा होता है, और छोटी राशि देकर बड़ी राशि पूछता है तो उसका भाग लगता है। तो आप खुद बताइए, सेंटीमीटर बड़ा होता है या मीटर। तो प्रिय मित्रों सेंटीमीटर छोटा होता है और हमें मान पूछा गया है मीटर में। तो इसका मतलब जो भी सेंटीमीटर का मान होगा, x सेंटीमीटर का, उसमें मैं 100 का भाग लगा दूंगा तो मेरे पास में वो मान आ जाएगा। चलिए मैं इसको सोल्व करता हूं। P बराबर यहां पे मैं लिख देता हूं 1/50, इसके नीचे 100 लिख देता हूं। तो मेरे पास में प्रिय मित्रों ये 100 ऊपर चला जाता है, P बराबर 100/50 आ जाता है। इसको जब मैं काटूंगा तो मेरे पास में 2 डायोप्टर मान आएगा। अब देखिए,
अवतल लेंस है प्रिय मित्रों, अवतल लेंस होने से इसका मान क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप आसानी से समझ गए होंगे, इसकी क्षमता क्या आती है। चलिए मैजिकल ट्रिक से इसको प्रश्न को हम समझते हैं। यदि आपके यह नहीं बेटा है तो इसको एक आसान भाषा में समझते हैं प्रिय मित्रों। यदि आपके P सेंटीमीटर देकर यदि पूछे तो 100 बट्टा आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में लिखनी है, और आपका जो आंसर आएगा वो अक्स बराबर डायोप्टर में आएगा। आ गया समझ में? आंसर आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, डिपेंड करता है लेंस कौन सा दे रखा है। ये तो पहला फॉर्मूला आपका ये हो गया। दूसरा प्रिय मित्रों, यदि आपके मीटर में दे रखा है तो P बराबर आपको 100 नहीं करना है, 1/f या मीटर की वैल्यू रखनी है, प्लस माइनस अक्स d होगा। यह आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। यदि आपको कुछ याद नहीं रहता है, इन्हीं दो फॉर्मूले की मदद से आप उत्तर निकालने की कोशिश करना। यदि प्रश्न में फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में दी गई है, और लेंस क्षमता पूछी गई है, ये फॉर्मूला यूज होगा। ऊपर 100, नीचे जो फोकस दूरी का सेंटीमीटर में मान है वो रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। अवतल लेंस है तो आंसर माइनस में आएगा, उत्तल है तो आंसर प्लस में आएगा। यदि आपको मीटर देके पूछा गया है फोकस दूरी, तो 1/, फोकस दूरी का मान जो मीटर में है वो लिखने पर डायोप्टर आएगा। अब चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। बताइए कौन सा फॉर्मूला यहां पे यूज होगा। तो प्रिय मित्रों, यहां पर फोकस दूरी के लिए ये वाला फॉर्मूला बैठेगा, तो यहां पर यह फॉर्मूला हमारे पास में सेट होता है। तो अब मैं इसका मान रखता हूं, तो P बराबर 100/50, काटने पर आते हैं 2D, अवतल होने से आंसर माइनस में, -2D क्यों आया, क्योंकि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है अवतल लेंस की। इसी प्रकार चलिए एक नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं प्रिय मित्रों, और इन प्रश्न में से एक प्रश्न 100% उम्मीद करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में छपा हुआ मिले। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में है, एक उत्तल लेंस जिनकी फोकस दूरी ध्यान रखें स्मॉल f रहेगी, फोकस दूरी 0.2 मीटर है, तो लेंस क्षमता क्या होगी, लेंस क्षमता क्या होगी, लेंस क्षमता क्या होगी। अब इसको सोल्व करते हैं। तो प्रिय मित्रों, आंसर में हम हल में इस प्रकार से लिखेंगे, P बराबर 1/f मीटर में, तो यह अब मीटर में दिया है तो 1 आएगा, इसका मतलब P बराबर 1/0.2। अब इसको आपको सोल्व करना है, तो ये पॉइंट हटते ही P बराबर 10/2 हो जाता है, इसका भाग लगेगा 5D आएगा, प्लस में आएगा माइनस में, उत्तल लेंस है तो यहां पे प्लस में आएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न यदि एग्जाम में संभावित हो सके आ भी जाए तो ऐसे प्रश्न में 2 नंबर आपके आने चाहिए प्रिय मित्रों। ये न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज की मेहनत है वो आपके काम आनी चाहिए, जिससे आप विज्ञान से बढ़त बनाना शुरू कर दें। चलिए एक प्रश्न आपको हम जो है वो गृह कार्य के लिए देते हैं, जिससे आप कमेंट में जरूर लिखें। और तो यह प्रश्न इस प्रकार से है, अवतल जो लेंस है प्रिय मित्रों, इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो लेंस क्षमता क्या होगी, लेंस क्षमता क्या होगी, यह आपको प्रश्न बताना है। इसको सीरियस लेके हुए चलना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय मित्रों। और भी नई प्रश्नों की सीरीज लेके आएंगे, और कल हम माध्यम जो है
प्री बोर्ड का पेपर है वो उसको महत्वपूर्ण सोल्व आपको बताए जाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न संभावित हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।